ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्या कह रहा है, यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी, तो इन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। तो 2003 और 2005 को मिलाकर दिया है। परेशानी यह है कि हमारे पास 2003 का स्पेसिफिक डेटा नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त, है ना। यानी इस स्थिति में जो डाटा है वो हमारे पास पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 84,000 थी, तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे। अच्छा, 2002 में पास कितने हुए हैं, 56%, और यहां संख्या कितनी है, 84,000। इसका मतलब ये हो गया कि 56% बराबर है 84,000 के। कैंसिल कर दें, किससे काट लें बताओ। अच्छा, 14 से भी काट सकते हो, 28 से भी काट सकते हो, 7 से भी काट सकते हो, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे काट लो, है ना। 28 दूनी 56, 28 दिया 84, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, तो 1% बराबर कितना, 1500। तो टोटल उम्मीदवार जो परीक्षा में बैठे वो कितने होंगे, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1500 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 1,50,000। क्लियर। निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत का अंतर सबसे कम था। तो 62 से 76 14 का अंतर है, 76 87 11 का अंतर है, 87 85 2 का अंतर है, 85 82 3 का है, और फिर यहाँ काफी ज्यादा है। तो जो नजदीक वाली संख्या है वो ये है ना, इनमें अंतर सबसे कम है। तो ये कौन सा है, 2003 2004 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। यानी डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस सबसे कम कहां पे आ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो फाइंड करना है। अगला है, यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,02,000 थी, तो इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का टोटल देकर आप किसी भी डेटा तक नहीं पहुंच सकते, है ना, तो आंकड़े अपर्याप्त। हाँ, संख्या दी है ना, हाँ बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। जैसे, क्योंकि ये इसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, उसने ये कहा कि 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी 2003 और 2005 को मिलाकर टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो 1,02,000 हैं। अब
क्या आप ये बता सकते हो कि 2003 में कितने थे? जैसे, और थोड़ा सा और आसान भाषा में समझो, दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, दोनों के पास मिलाकर 1,02,000 रुपए हैं। राम के पास कितने हैं? नहीं बता सकते, लेकिन आप कहोगे संख्या तो दी है, 1,02,000 तो दिया है। वो 1,02,000 टोटल दिया है दोनों का। अब उसने ये तो नहीं कहा कि दोनों के पास बराबर राशि है, तो हम उसके दो हिस्से भी कर देते। पर अब यही नहीं पता कि एक के पास कितना जाएगा, दूसरे के पास कितना जाएगा। हाँ चलो यहां भी आ जाओ। 2003 में 87%, 2005 में 82%। ये कौन से हैं जो पास हुए हैं? अब 87% पास हुए हैं, कितने में से? 2003 में बैठे कितने थे परीक्षा में? 2003 में कितने बैठे थे परीक्षा में? नहीं पता, इसलिए कोई भी आंसर नहीं कर सकते। डाटा कैसा हो जाएगा? अपर्याप्त। क्लियर है? बैठो। क्योंकि आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम जो डाटा अपर्याप्त लगा रहे हैं या आंकड़े अपर्याप्त लगा रहे हैं, तो आंकड़े अपर्याप्त क्यों हैं, वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ कंफ्यूजन माइंड में बना रहेगा। जैसे बोला आंकड़े दिए तो हैं, वहां परसेंट दी तो है, फिर अपर्याप्त क्यों है? अपर्याप्त इसलिए है क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल डेटा नहीं है, 2003 का आंकड़ा नहीं है मेरे पास कि कितने बैठे थे। अब जब मुझे यही नहीं पता कि कितने बैठे थे, तो उसमें से पास फेल कहां से बता दूंगा मैं? बात आ गई समझ में? हाँ। अगला, यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,14,000 है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। अब यहां उसने बता दिया आपको कि 2002 में जो सफल हुए हैं यानी जो पास हुए हैं वो कितने हैं? 1,14,000। 2002 में पास कितने हुए हैं? 76%। मतलब 76% बराबर है 1,14,000 के। 19 से काट दें, 19 चौक 19 छक्के 3 जीरो की 3 जीरो, 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 15 चौक, तो 1% बराबर कितना? 1500। तो 100% बराबर कितना? 100% बराबर 1.5 लाख। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1,50,000। ये बात समझ में आ रही है? आंकड़ों का विश्लेषण बहुत आसानी से किया जा सकता है यदि आंकड़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए कि वो आंकड़े क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? अगला, यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 87,000 थी, तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे? निकालो। हाँ, 1.5 लाख। ऑप्शन सी। अच्छा,
तो 2002 में उत्तीर्ण कितने लोगों ने किया था? 58% ने, और ये 87,000 हैं। 29 दूनी 58, 29 दिया 87, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। 1% का मान कितना आ रहा है? 1% का 1500, तो 100% का कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। अब आप में से कई लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, है ना? उठ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो अब हालांकि मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा कि क्या उठ रहे हैं, पर मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न ये उठ रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे हैं, आंसर एक जैसा आ रहा है, 1.5 लाख, है ना? ये आ रहा है मन में। अच्छा, जब ये चैप्टर तैयार किया होगा तब इस बात पे विचार किया गया होगा कि बस ऐसे ही क्वेश्चन उठाकर टाइप कर दो? विचार किया गया होगा, है ना? आंसर एक जैसे आ रहे हैं तो फिर इन क्वेश्चनों को रखने की जरूरत क्या है ना? जब आंसर एक जैसे हैं तो इन क्वेश्चनों को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? विश्लेषण। तो जब तक आप विश्लेषण नहीं सीखोगे तो आप यहां से एक विश्लेषण ये कर सकते हो कि रेलवे जिस ईयर कोई एग्जाम कराता है एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करता है। ये रेलवे का जो पिछला एग्जाम हुआ था कांस्टेबल और एसआई, उसके क्वेश्चन है अलग अलग शिफ्ट के। इसका मतलब अगर आपका एग्जाम पहले दिन के अलावा किसी दिन पड़ता है तो आपको ट्रेंड समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि ट्रेंड लगभग एक जैसा चलता है। और ये साबित कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। और जितने क्वेश्चन आए थे आरपीएफ में कांस्टेबल प्लस एसआई, वही सारे क्वेश्चन मैंने यहां लिए हैं। और लगभग कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब जैसे अभी 10-15 क्वेश्चन किए तो तुरंत एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि अब तो हमें एनालिसिस आ गया, अब तो निष्कर्ष और विश्लेषण करना आ गया। नहीं, जैसे अगर 1 महीना पेपर चलेंगे, 1 महीने, तो ट्रेंड 1 महीने तक एक जैसा नहीं रहेगा। ये आप भी जानते हो, आपने एसएससी जीडी में नोटिस किया होगा इस चीज को, एमपी पुलिस में नोटिस किया होगा इस चीज को। ट्रेंड एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक एक ट्रेंड रहता है, फिर उसके बाद चेंज होता है। जैसे आर्मी में हुआ था। तो कोई भी एग्जाम हो वो किसी ट्रेंड को एक निश्चित समय तक फॉलो करता है, उसके बाद बदलता है। तो अभी तो एक ट्रेंड देखा है हमने, आगे जो चेंजेस होंगे वो भी तो हमको देखने हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि विश्लेषण का मतलब केवल एबीसीडी लगाना नहीं है। विश्लेषण का मतलब है कि हम इस बात का एनालिसिस कर पाए कि एग्जाम का ट्रेंड सेट कैसे होता है, एग्जाम को किस तरीके से वो लोग सेट करते हैं, है ना? पर मान लो किस्मत है या दुर्भाग्य है कि रिजल्ट सेम मिल रहा है हर बार, है ना? तो अगली बार हम बिना सॉल्व किए रिजल्ट लगा देंगे? नहीं। हाँ, फिर ठीक है। यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी, तो इन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। क्या आएगा हेमू? आंकड़े अपर्याप्त या डाटा अपर्याप्त? अपर्याप्त क्यों, ये क्लियर है? हाँ। निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण
करने वाले उम्मीदवारों के बीच के प्रतिशत का अंतर न्यूनतम था। तो 44 से 58 14, फिर 11, फिर 7, है ना, फिर से 7 और फिर 8। न्यूनतम कहां है? दो जगह मिल रहा है। जैसे 69 से 72 में कितना अंतर, कितना डिफरेंस? 7% का। अच्छा, 62 से 55 में कितना अंतर? 7% का। तो अब फंस गए ना, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो, या तो वो इस वाले आंकड़े को लेगा यानी 3 और 4 को, या 4 और 5 को। आप ऑप्शन देख लेना, दोनों कभी साथ में नहीं होंगे। जैसे 3 और 4 ऑप्शन में है तो क्या उसके बाद अगला 4 और 5 भी है? नहीं है। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन बनेगी तो किसी एक सिचुएशन को वो लेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2003 और 2004। अगला, यदि 2003 और 2005 में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,06,000 थी तो इन 2 वर्षों में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या, है ना। अब तो हम जो है भले ही जड़ बुद्धि हो तो भी सुजान हो गए होंगे अब तक। तो 2 वर्षों में कुल संख्या दी है, इसका मतलब सफल अभ्यर्थियों की संख्या के लिए मेरे पास आंकड़े पर्याप्त नहीं है। पर यहां एक चीज से बचना, क्या कि क्वेश्चन को वहां ठीक से पढ़ना। तो ठीक है, 2 वर्ष तुमने पढ़ा और सीधे आंकड़े पर्याप्त लगा दिए, ऐसा मत करना। 2002 में सफल अभ्यर्थियों की संख्या 99,000 थी। 2002 में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? क्योंकि एक बात समझ लो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हम अभ्यास कर लेंगे उतना ठीक हो जाएगा। निकालो जल्दी से। 2002 में सफल कितने हुए हैं? 66%। इनकी संख्या कितनी है? 99,000। 33 दूनी 66, 33 दिया 99, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। 1% बना 1500 से, तो 100% बनेगा 1.5 लाख से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर 1.5 लाख लगाना है, या सुनो। अब इसको या तो ये मान लो कि रेलवे ने एक कंसिस्टेंसी दी है ना, लेकिन मायने क्या रखेगा ये डेटा की अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। दिए हुए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रतिशत में अंतर सबसे कम है? सबसे कम कहां है? यही लग रहा है या यहां लग रहा है? ध्यान देना, यहां कितना अंतर है? 3। यहां कितना अंतर है? 2। तो सबसे कम कौन सा हुआ? 2। ये 67 और 69 वाला, यानी 2005 और 2006। ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? 3। तो 2003 और 2004 ये है। तो कई बार आपको डिसीजन किस हिसाब से लेना पड़ेगा? ऑप्शंस के हिसाब से। अब तुम वहां अपनी जिद पे अड़ जाओ, नहीं बोला ये क्वेश्चन गलत आया है ना, मैं इस क्वेश्चन को लेके बोला कोर्ट तक जाऊंगा, केस करूंगा मैं। कई लोग करते हैं, हालांकि रेलवे आपको मौका देता है ऐसा करने के लिए, रेलवे आपसे आपत्तियां मांगता है ना। तो ऐसी आपत्ति को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन वो आपसे ये कहेंगे कि आपको ऑप्शन के हिसाब से चुनना था, है ना। अगला,
अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 20 तक एक ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड चेंज होगा, है ना। इसलिए ऐसे नहीं हर बार आंकड़े अपर्याप्त 1.5 लाख, आंकड़े अपर्याप्त 1.5 लाख, वो नहीं करना है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए रखे जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए, क्योंकि जितना क्वेश्चन लगा लेंगे उतना बेहतर रहेगा, है ना। अब यहां पे आ जाओ, सबसे पहले क्या पढ़ना है, निर्देश। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, बार ग्राफ को मैं देखूं तो 2 कलर का यूज किया है उसने, ब्लैक और पिंक। ब्लैक कलर बता रहा है 2010 को, पिंक बता रहा है 2011 को। कुछ C1, C2, C3, C4, C5 दिया है और इधर परसेंटेज दिया है। तो अब ये क्या है, ये यहां पर मेंशन करेगा वो क्वेश्चन में। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की, मतलब कोई पब्लिशिंग कंपनी है, पब्लिशिंग कंपनी मतलब किताबें छापने वाली कंपनी है, और उसकी 5 ब्रांच हैं, मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। 5 ब्रांच है, C1, C2, C3, C4, C5, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4, सिटी 5। या एक ही शहर में 5 ब्रांच है, काम ज्यादा है मान लो, है ना, बड़ा शहर है, तो ये उनका जो डेटा है, देखो ध्यान दो इधर, ये डेटा किसमें दिया है, 1000 में। डेटा किसमें है, 1000 में। पिछली बार किसमें था, परसेंट में। अब यहां ये जो 46 लिखा है, ये 46% नहीं है, ये 46,000 है। मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि 2010 में C1 ने 46,000 किताबें बेची थी। क्योंकि देखो मुख्य बात है ग्राफ को स्टडी करना। क्वेश्चन तो हो जाता है, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, औसत पूछ लेगा, कमी वृद्धि, बस यही सब पूछेगा, लेकिन वो कब बता पाएंगे, जब मैं इस पूरे ग्राफ को ठीक से समझ पाऊंगा, है ना। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि 2011 में C3 ने कितनी किताबें बेची, अब मैं ऑप्शन दे दूं आपको, 72, 7200, 72,000 और 7,20,000, या एक ऑप्शन 72%, 72,000। क्योंकि जब मैं इसको स्टडी कर पाऊंगा तभी तो मैं किसी क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा, यस और नो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री दी गई है। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। किसमें, 2010 में सभी ब्रांचेस का औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। तो 2010 में C1 का डेटा क्या है, 46,000, C2 का कितना है, 78,000, C3 68, C4 57, C5 91। परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या, जोड़ लो, 1 और 7 8, 7 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 2 और 9 11, 11 5 16, 16 6 22, 7 29 और 4 33। 1 मिनट 1 और 7 8 और 8 16, 16 24 और 6 30, 340 हो जाएगा फिर, है ना। 340 में हमें भाग देना है किससे, 5 से। तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 8 40। ये 68 क्या है, 1000। वो तो ठीक है कि उसने आंकड़े ऐसे ही दिए हैं, अगर वो 1000 में भी देता तो आंसर 68,000 लगाते हैं हम, है ना। तो आंसर क्या होगा, 68,000। अच्छा, ये तो ठीक है, अगर ये आंकड़े बड़े बड़े होते
फिर औसत निकालने की कोई ट्रिक भी है? है। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी जब औसत पढ़ाया था। मैंने बताया था किसी भी एक नंबर को आप एवरेज मान लो और उसके बाद डिफरेंस से आप देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है ना। और कौन से नंबर को मानो, ऑप्शन में से किसी भी एक वैल्यू को पिक कर लो, है ना? तो वो एक दूसरा आपके पास तरीका हो जाएगा डिफरेंस। ये सबके लिए कॉमन मेथड है, इसे तो सब कर ही सकते हैं। डिफरेंस मेथड वही करेगा जिसने प्रैक्टिस की होगी उसकी अच्छे से, है ना। चलें आगे। अगला, दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की कुल मिलाकर बिक्री ज्ञात कीजिए। तो कीजिए, डेटा को पढ़ो, जोड़ना घटाना ही तो है, जोड़ लो। प्लस माइनस तो अपन सीख ही गए होंगे अब तक। दिख नहीं रहा तो आपको पेज तो दे दिया ना। अच्छा, C1 दोनों वर्षों का कह रहा है ना, C1। तो C1 का डाटा कितना है? C1 हो रहा है 46,000 और 74,000। तो 40 प्लस 74 कितना हो जाएगा? 120। ये C1 का हो गया। C3 का हो रहा है 68 और 72। तो ये कितना हो गया? 140। C5 है अपने पास 91 और 78। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 9 और 7 16। इनका टोटल कह रहा है। तो 9, 6 और 4 10 और 2 12 और 3 और 1 4, 429। अच्छा, ये 429 तो ठीक है, मतलब मान लिया। अब ये 429 संख्या कितनी है? 4,29,000 या 42,900? 4,29,000 या 429,000? ऐसे नहीं, ये सारा आंकड़ा किसमें? हजार में। तो जब मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4,29,000 हो जाएगा। जैसे ही 100,000 होते हैं तो वो 1,00,000 बन जाता है ना। जैसे यूट्यूब पे 100K तो 1,00,000, है ना। 1 मिलियन 10,00,000, ऐसा। इसका मतलब ट्रेंड चेंज तो हुआ है ना। वो वही नहीं चल रहा जो अपना चलता आ रहा था, आगे और भी होगा। अगला, अच्छा क्वेश्चन चेंज है ना, उन्हीं आंकड़ों को मत दिमाग में रखना। वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए और अपना अपना ही करें। तिहत्तर।
सबका 73 आ रहा है, तो फिर क्या आ रहा है तुम्हारा? हम्म, 73 आ गया सबका? किस किस का नहीं आया? क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है और जोड़ के भाग देना है। अच्छा ठीक है, एक तरीका तो यह है। अब अगर कोई मान लो डिफरेंस मेथड यूज करना चाहे तो थोड़ा उसको भी देख लो, है ना। तो हम इसमें से किसी एक वैल्यू को अपना एवरेज वैल्यू मान लेते हैं। किसको मान लें बताओ? 72 मान लें एवरेज वैल्यू। अच्छा चलो ठीक है, 72 मान लो। 72 यहाँ। अब पहले वाले में कितना है? 61। तो ये 72 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 11 कम है, -11। अगला है 89। 89 72 से कम है ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। अगला 71। कितना कम है? 1 कम है। अगला 53। कितना कम है? 19। अगला 91। कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है ना। अब ध्यान देना, अपॉन 5। अब प्लस का 19 माइनस का 19, 11 और 1 12, माइनस के 12 और प्लस के 17, तो कितना बचेगा? प्लस के 5। यस और नो? मतलब प्लस आएगा। तो 72 प्लस 5/5, तो 5 एकम 5, यानी जो मैंने औसत माना है उससे 1 ज्यादा आएगा। अब हम में से अधिकांश लोगों को यह पसंद आ रहा होगा, है ना। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। जो चीज हमें आती है हम उसी में एडजस्ट रहना चाहते हैं, हम उसी में प्रसन्न रहते हैं। छोड़ो सर, ये ठीक है ना, ये अपना परिणामों का योग, परिणामों की कुल संख्या। तो अगर हम इसमें ठीक है तो उसके साथ जाएं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पर ये मैंने आपको एक अल्टरनेट दिया है। अगला, दोनों वर्षों में कंपनी की शाखा C1, C3, C5 की एक साथ कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। करो जल्दी से। C1, C3, C5। C1 दोनों वर्षों में 61 और 71। C3 और C5। C3 का डाटा जो है मेरे पास है 71 और 83। और C5 है 91 और 49। तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, ये हो जाएगा 8 और 7 15, ये हो जाएगा 9 और 4 13 और 1 14। तो ये आपका हो जाएगा 4,26,000, है ना।
अब वैसे तो एग्जाम हॉल में प्रेशर अपने आप ही एक हाई लेवल पे होता है, लेकिन जब आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो वहां हम कुछ सेकंड्स अपनी बचा सकते हैं। कैसे? आप इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इकाई अंक देखो। अगर चारों ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग दिया है तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं केवल इकाई अंक के आधार पर देखूं तो C1 1 और 1 2, C3 1 और 3 4, तो 2 और 4 6, C5 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 में इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 कहां है? ऑप्शन सी में है। यानी ये मेरा कुछ टाइम बचा सकता है। हालांकि अभी हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो इन चीजों पर विचार कर रहे हैं। एग्जाम में हम उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अगला क्वेश्चन टाइम निकल रहा है, कम क्वेश्चन लगे हैं, तो फिर एक अलग तरीके की स्थिति बनती है पेपर में। अगला, शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात बताना है C2 और C4 का। C2 के दोनों वर्षों को जोड़ लें अगर हम, तो 9 और 2 11 और 8 और 8 16 और 1 17, 171 C2 का। C4 का अगर हम जोड़ लें 9 3 12, 8 और 5 13 और 1 14, तो अनुपात कौन सा मिला हमें? 171 142। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एनालिसिस टफ है कि आसान है? आसान है, पक्का? आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस टफ भी है और आसान भी है। आसान उनके लिए जो ग्राफ को स्टडी करना जानते हैं, टफ उनके लिए जो ग्राफ को देख के डर जाते हैं, इनमें ये पहाड़ वहाड़ से कैसे बने हैं, अब हमारा क्या होगा इसमें, उनके लिए फिर वो मुश्किल वाली बात है। अगला, दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1 C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री ज्ञात करें। तो करें। अच्छा देखो, इकाई अंक अलग अलग है सब में, 0 1 2 3, तो सीधा इकाई अंक ही पकड़ लो आप। C1 में देखूं तो 7 और 3 10, और C3 हो गया 5 और 4 9, तो 10 और 9 19, और C5 हो गया 3, 19 और 3 22, 22 में इकाई अंक 2। आंसर है ना? आप जोड़ के निकाल लेना, ऐसे नहीं आ रहा होगा। ये कुछ बेहतर है ओला जो है ना? इकाई अंक को जोड़ लो, उसमें समझना क्या है। C1 7 और 3 10, C3 5 और 4 9, 10 और 9 19, 3 और 0 3, 19 और 3 22, 22 में इकाई अंक 2। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि स्पीड भी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, है ना? अगला 27, शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात निकालो जल्दी से। C2 और C4 का अनुपात बता दो। तो C2 आपका हो रहा है 9 9 18, 8 और 5 13 और 1 14। C4 आपका हो रहा है 6 और 4 10, और 8 और 8 16 और 1 17। कट सकता है, काट लो 2 से।
ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 85। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला, दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3, C5 की एक साथ कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब यहां आपका इकाई अंक काम नहीं आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इकाई अंक सब में ही 4-4 है। तो निकालो फिर। C1, C3, C5। C1 है 51 और 72। C3 69 और 71। C5 94 और 77। सात और 4 11, एक 12, 9 21, 2 23 और एक 24। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 7 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38 और 5 43। कितना आया? सॉल्व करो चलो। 434। हाँ, क्योंकि यहां पर अच्छा, अब इसमें क्या चाहिए हमें? आपको क्या लग रहा है कि ये इतना आसान होते हुए भी एग्जाम में गलत क्यों हो जाता है? एग्जाम में गलत होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था आसान है, तो आसान क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं बताओ माया? क्योंकि एग्जाम में एक दबाव रहता है। किस चीज का दबाव? रिजल्ट का। क्योंकि अगर पापा साथ गए हैं या भैया साथ गए हैं तो बाहर ही खड़े हैं, बाहर निकलते ही पूछेंगे कितने लगाए, है ना? और अच्छा, आप जो भी आंकड़ा दोगे वो ये नहीं मानेंगे कि आपने जो लगाए वो गलत होंगे। जैसे 120 क्वेश्चन है, आपने कहा 100 लगाए, उन्होंने कहा 100 लगे हैं तो 100 पे तो काम हो ही जाएगा। यस और नो? अच्छा, ये दबाव हॉल में काम कर रहा होता है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तब जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ना? 43 के 42 हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। और फिर अब इसमें जरूरी है कि हम स्वयं को कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रखने का मतलब यह है कि जब आप एग्जाम हॉल में हैं तो सिर्फ एग्जाम पर फोकस करें, पिताजी पर नहीं या रिश्तेदारों पर नहीं। अच्छा, आपके माता पिता से भी ज्यादा चिंता आपके रिश्तेदार करते हैं आपकी, है ना? जैसे मामा हैं, फूफा हैं, इनको बहुत चिंता रहती है आपकी। क्या वास्तव में रहती है? अच्छा, इनको चिंता आपकी इसलिए रहती है, एग्जाम हुआ, आप बाहर निकले, आपने कहा कि पेपर खराब हो गया, हमें पहले ही पता था, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम कोचिंग पे जाके घर पे सोते रहते हो दिनों, है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू फाइंड द स्पॉट। आपके पेरेंट्स कई बार आपको डांटते भी होंगे,
कई बार ये भी कहते होंगे बेटा कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा अच्छे से ट्राई करना, है ना। ये दोनों तरीके का रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में, चाहे आपके पेरेंट्स आपको डांटें या वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें, दोनों ही स्थिति में वो आपकी बेहतरी चाहते हैं। ध्यान रखना, दुनिया में केवल दो ही व्यक्तित्व ऐसे हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखने पर खुश होते हैं। आप आगे बढ़ो, उनको अच्छा लगेगा। बाकी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके माता पिता। कितना भी आगे बढ़ जाओ जिंदगी में, कभी भूल के भी ये मत कहना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अच्छा, आप में से कई लोगों को, इवन मुझे भी ऐसा लगता था, हम में से कई लोगों को अपने माँ बाप की जिंदगी बहुत रोमांचक नहीं लगती होगी। ये लगता होगा इनकी जिंदगी कितनी बोरिंग है, कुछ नया ही नहीं है इनकी जिंदगी में, कुछ नयापन नहीं है। या सुनो, वही जीवन। लेकिन आपके जन्म से पहले वो इतना खराब नहीं थी, वो जीवन उतना नीरस नहीं था जितना आपके जन्म के बाद हो गया है। आपको मालूम है, आपके पिता ने, मैं यहां सबके लिए नहीं पर अधिकांश लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकली देखा है, आपके पिता ने कई सालों से अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे होंगे। अच्छा, जब भी कोई ओकेजन आएगा तो आपसे कहते होंगे, बोला इसके लिए आप की क्या तैयारी है, ड्रेसेस ले ली कि नहीं। आप में से कईयों के माता पिता आज भी कीपैड फोन चलाते होंगे और आपसे कहते हैं कि अच्छा सा फोन देख लो, और उसके बाद जब नौकरी लग जाए फिर तुम अकड़ में आके ये कहो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो इसको सिर्फ नालायकी के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा, है ना। और अच्छा, इस बात का एहसास तुम्हें भी होगा क्योंकि माँ बाप तुम भी बनोगे। अच्छा, ये प्रकृति लौटाती जरूर है, मेहनत को भी, मक्कारी को भी और लापरवाही को भी, सब कुछ लौटाती है। ये जो प्रकृति है बहुत अच्छा न्याय करती है। आप पैसे देके कोर्ट से बच जाओगे, प्रकृति से नहीं बचोगे। जैसे आजकल क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं। अब ये लोग जो ताकतवर लोग हैं, इनको लगता है कि हम पैसे देके वहां से बच जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा देखा कि कार में बंदे, कार जल गई और जिंदा जल गए, उसमें निकल नहीं पाए बाहर, ब्लास्ट हो गया, बॉडी भी नहीं मिली, हाथ कहीं पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है। ये कौन कर रहा है? प्रकृति। प्रकृति न्याय करती है और वहां तुम्हारा पैसा नहीं चलता है, वहां सिर्फ तुम्हारा कर्म चलता है। इसीलिए अच्छे से मेहनत करो और उस मेहनत से रिजल्ट लाकर दिखाओ। पहली बात, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको गलत साबित करके दिखाओ। वो क्योंकि आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं तुमसे नहीं होगा। अब तुम ऐसा नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको बहुत अच्छा पता है, इनको पहले ही पता हमसे नहीं होगा। नहीं, ठीक है, बोला आप सही कह रहे हो, मैं इसको करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी। तब तक चुपचाप सुनते रहो, सबकी सुनो, जवाब मुंह से नहीं रिजल्ट से दो। मुंह से कुछ नहीं देना, क्योंकि रिजल्ट आते ही उनके मुंह बदल जाएंगे, तो उनका कोई वो नहीं है। आप अपने तरीके से चलो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो बताओ, 10 सेकंड में आंसर देना है, 10 सेकंड में। देखो, औसत जब भी पूछे तो दो रास्ते हैं, या तो परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या, या डिफरेंस मेथड। आपको जो अच्छा लगता है उससे जाइए। क्या कह रहा है? 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत, औसत 2010 में, 2010 का है ये रहा। तो C1 कितना है? 51, C2 79, C3 69, C4 62, C5
94 अपॉन 5, जोड़ लो सबको। 4 2 6, 6 9 15, 15 9 24 और 1 25, और 9 6 15, 15 6 21, 7 28 और 5 नहीं, सही है। 4 2 6 हासिल भी रहेगा तो 35 कितना हो जाएगा, ये अपना 355 हो जाएगा। 5 से भाग दे दो तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा 71। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है।